नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हूँ। मैं लखनऊ में कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरा जो डोमेन है प्रैक्टिस करने का वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी है। मैं हेमेटोलॉजी भी देखता हूँ और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी भी मेरा डोमेन है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे होता है, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कैसे उसको हम डायग्नोज करते हैं, अर्ली डिटेक्शन से कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं इसके, और क्या और सावधानियां हम बरत सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि कैंसर क्या होता है, एक नॉर्मल हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जेनेटिक और डीएनए मॉलिक्यूलर लेवल पे, जिसके अंदर म्यूटेशंस होने की वजह से वो सेल्स एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग ट्यूमर सेल्स बोलते हैं, कैंसर सेल्स बोलते हैं। वो कैंसर सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ करते रहते हैं, जिनमें पोटेंशियल ऐसा डेवलप होता है कि वो अपने आसपास के सेल्स को और शरीर में दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह से होने वाला जो रोग है ये कैंसर है। कैंसर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो हम अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग को बताएंगे। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक रिस्क फैक्टर है। जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर के कारण के रूप में। कुछ अगर फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की तो उस फैमिली में आगे कैंसर होने का रिस्क रहता है। टोबैको एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से कैंसर होने का कारण बनता है। अल्कोहल इनटेक, हमारा जो आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है जिसमें हम लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारा जो खान पान है जिसमें जो जंक फूड की मात्रा बढ़ गई है, उसकी वजह से भी कैंसर के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। देयर आर सम अदर रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि फीमेल्स के अंदर हार्मोन imbalance is also one of the risk factor. There are some risk factors like obesity, sedentary lifestyle, poor hygiene, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली होता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। डायग्नोसिस के लिए हमको सबसे पहले ये बताते हैं कि देयर आर सम वार्निंग साइंस जिसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि वार्निंग साइंस आपको पता लगता है तो आप डॉक्टर के पास अपने सिम्टम्स को लेके जाते हैं एंड उसका फिर हम संभावित जो भी जांच है वो जांच करके उसका पता लगाते हैं कि कौन सा कैंसर है, कौन सा स्टेज है और कैसे उसका इलाज करना वो बताते हैं। तो जैसे कि किसी को कोई गांठ है जो ठीक नहीं हो रही है, कोई अगर शरीर के ऊपर कोई दाग है जो बढ़ रहा है, कोई घाव है बहुत दिनों से वो ठीक नहीं हो रहा है, कोई खांसी हो रही है, खांसी के साथ ब्लड आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, लैटिन कभी पतला हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं, तो ये सब एक वार्निंग साइंस है। किसी को फीवर है जो कि ठीक नहीं हो रहा है काफ़ी दिनों से, लिम्फ नोड है, अगर शरीर गले में कहीं छोटे छोटे लिम्फ नोड्स आ जाते हैं जो कि काफ़ी दिन से प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये सब एक वार्निंग साइंस की तरह हम लोगों को बताते हैं कि आपको ऐसा कुछ होने पे यू शुड नॉट सिट एट योर होम, यू शुड गो टू डॉक्टर्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोसिस में हम लोग कुछ टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग एफएनएससी और बायोप्सी करते हैं। एफएनएससी और बायोप्सी जो होते हैं वो नीडल से किए जाने वाला सिंपल टेस्ट है। इसके बारे में बहुत मिथ्स है लोगों के मन में कि अगर बायोप्सी होगा तो कैंसर हमारा बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिथ है जिसको मैं कहूँगा कि आपको इसके ध्यान नहीं देना चाहिए। देन वी डू सम पेट स्कैन, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग हम करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। TNM स्टेजिंग होती है जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कौन सा स्टेज है बीमारी का, और स्टेज के माध्यम से ही हम ट्रीटमेंट डिफाइन करते हैं। कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी 3 ऐसी पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम इसका इलाज करते हैं। कीमोथेरेपी जो कि मेरा स्पेशलिटी है, जिसमें हम लोग इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं, ग्लूकोज की बॉटल में मिला करके हम उसको इंटरवल्स पे देते हैं और उसको कुछ प्रोटोकॉल्स, फिक्स प्रोटोकॉल के हिसाब से हम उसको देते हैं। साथ में हमारा एक और नए टेक्नोलॉजी जो अभी ट्रीटमेंट में आई है वो है इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी हैं, टारगेटेड थेरेपी हैं। ये सब ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ हैं जिसमें हम लोग हेल्प करते हैं। एक और विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स हैं वो जनरली हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं। I was formally attached to Tata Cancer Hospital as assistant professor in medical oncology। तो हमारे टाटा की हर फाइल में ये होता था कि कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ इट इज़ डायग्नोज्ड अर्ली। तो आप अगर जल्दी अपने सिम्टम्स को डॉक्टर्स को दिखाने जाएंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, आपका बीमारी क्योर हो पाएगा।
एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि डर जो है सबसे बड़ा कारण है ट्रीटमेंट शुरू ना करवाने के लिए और एडवांस स्टेज में प्रेजेंटेशन के लिए। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसका लोगों में बहुत डर है कि कीमोथेरेपी पेनफुल होता है, उससे इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, या रेडियोथेरेपी बहुत पेनफुल होता है। तो ये सब सारी मिथ्स हैं जो कि आपको ध्यान नहीं देने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, वेयर जैसे कि हेड नेक कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनका हम जब सर्जरी करते हैं या रेडियोथेरेपी करते हैं या कीमोथेरेपी देते हैं तो उनको ओरल म्यूकोसाइटिस होने का डर रहता है। तो हम पहले से ही काउंसल करते हैं कि आपको खाने पे विशेष ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बताते हैं, न्यूट्रिशन का अपना रोल है। तो ये सब चीज़ें को हम इम्प्रूव करते हैं। लास्ट में जस्ट टू समराइज एंड टू टेल यू ऑल ऑफ यू, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में अपना सकते हैं जिससे कैंसर को रोकथाम किया जा सकता है। सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो इस प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी को अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे कि डाइट में आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके खाने में बढ़ाना चाहिए, आपको अच्छे मात्रा में वाटर इनटेक आपका होना चाहिए। यू शुड गो फॉर फिजिकल एक्टिविटी, आप रेगुलर एक्सरसाइज के लिए जाइए, जॉगिंग के लिए जाइए, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल एंड जस्ट गेट फिट। जस्ट लर्न द बेसिक वार्निंग साइंस, अर्ली सिम्टम्स को पिक करने के लिए। एंड प्रॉब्ली हम लोग अगर सब मिल करके अगर ये फाइट लड़ते हैं तो ये जो कैंसर है ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वी कैन ट्रीट इट। कैंसर इज़ क्योरेबल these days, just we have to take the initial steps. Thank you so much.